क्लास 12 हिंदी क्वेश्चन बैंक में आज हम इकाई 6 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सही विकल्प चुनिए। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो इसमें उपयुक्त सभी। रेडियो समाचार की भाषा ऐसी होती है जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। वर्तमान छापाखाना का आविष्कार हुआ है, तो ये हुआ है जर्मनी में। रेडियो माध्यम है दृश्य का, श्रव्य का, दृश्य और श्रव्य या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये माध्यम है केवल श्रव्य का। भारत में पहला छापाखाना खुला था, तो ये 1556 ईस्वी में खुला था। अगला है पत्रकार के प्रकार होते हैं, तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। फिर है हमारा इनमें से पत्रकार का प्रकार नहीं है पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर या संवाददाता, तो इसमें अंशकालिक आएगा। अगला है समाचार लेखन की शैली है, तो समाचार लेखन की होती है उल्टा पिरामिड शैली, यानी इंट्रो पहले आता है और उसकी जो मेन हेडिंग है वो लास्ट में आती है। अगला है हमारा संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है उनकी बीट यानी विशेष व्यक्ति के लिए विशेष कार्य होता है, तो इस प्रकार से उसे बीट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विशेष लेखन की सूचनाओं के निम्न में से हैं। विशेष लेखन की सूचनाओं के निम्न में से हैं साक्षरता, मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस या उपरोक्त सभी, तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन में प्रिंट में मिस्टेक है। विशेष लेखन की सूचनाओं के लिए महत्वपूर्ण है निम्न में से, ऐसा कुछ होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव किन बातों पर निर्भर करता है। पहला दिया हुआ है कहानी की घटना प्रधान ना हो, कहानी की अवधि ज़्यादा ना हो, पात्रों की संख्या सीमित ना हो, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी आएगा। अगला है रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है, तो रेडियो नाटक में संवाद जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अब है हमारे रिक्त स्थान, जिसमें पहला वाला दिया है भारत में पहला छापाखाना, तो ये मुंबई। अगला है मुद्रण की शुरुआत खालिस्तान में हुई, तो ये हुई थी जर्मनी में। वर्तमान छापाखाना की शुरुआत खालिस्तान में हुई है, तो ये गुटेनबर्ग में हुई है। उल्टा पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा गया है, इंट्रो, उसके बाद उसका मध्य का भाग और लास्ट में उसकी मेन हेडिंग। इसके बाद समाचार लेखन के खालिस्तान प्रकार होते हैं, तो समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। अगला है समाचार लेखन खालिस्तान पिरामिड शैली है, तो उल्टा पिरामिड शैली है। अगला है संपादक के नाम पत्र स्तंभ खालिस्तान के प्रतिनिधित्व करता है, तो जनमत का। एक सफल साक्षात्कारकर्ता में खालिस्तान होना चाहिए, तो उसमें पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। स्तंभ लेखन खालिस्तान लेखन का प्रमुख रूप है, तो ये विचार परक का। अगला है संपादकीय को खालिस्तान की आवाज़ माना जाता है, तो इनको आम जनता की आवाज़ माना जाता है। खालिस्तान कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण है, तो जो लेखन कला है वो कविता के लिए। फिर है हमारा कहानी का केंद्रीय बिंदु खालिस्तान होता है, तो उसका शीर्षक जो होता है उसका केंद्रीय बिंदु या फिर उसका मुख्य पात्र होता है। अगला है इंटरनेट की शुरुआत, तो इंटरनेट की शुरुआत जो हुई है वो 1983-2002। फिर है भारत में इंटरनेट 1993। पत्रकारिता का पहला दौर। मुद्रित माध्यम की विशेषता है शब्दों का स्थायित्व। फिर है विशेष रिपोर्टर का प्रकार, इन डेप्थ रिपोर्ट, और पत्रकारिता का पहला दौर बैकग्राउंडर। अब इसमें एक ही सही जोड़ी है, यानी बहुत आईएमपी सही जोड़ी है ये। अगला है हमारा एक वाक्य में उत्तर। रेडियो में समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है,
तो उल्टा पिरामिड। अगला है HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर मार्कअप टेक्स्ट लैंग्वेज। अगला है मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मुद्रित माध्यम की कि इसका शब्दों में स्थायित्व रहता है। डेडलाइन क्या है? तो डेडलाइन किसी भी समाचार की एक निश्चित समय सीमा होती है 24 घंटे, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? डेडलाइन। उल्टा पिरामिड शैली के कौन कौन से हिस्से होते हैं? तो जो उल्टा पिरामिड शैली होती है, इस शैली के 3 हिस्से होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला इंट्रो या लीड, इसे हिंदी में मुखड़ा कहा जाता है। दूसरा है बॉडी, इसमें समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। और तीसरा होता है समापन। अगला क्वेश्चन है लाइव क्या है? तो किसी भी घटना का डायरेक्ट प्रसारण ही लाइव है। या फिर अब अगला क्वेश्चन है हमारा, समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं? समाचार लेखन के कुल 5 प्रकार हैं। अगला है पत्रकारों के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो पहला औपचारिक, एक अनौपचारिक और तीसरा राजनीतिक पत्र। इसमें आपराधिक पत्र भी आते हैं, पर यहाँ पे हमसे 3 ही पूछे गए हैं। अगला है कौन सा स्तंभ जनमत का प्रतिबिंब करता है? इसका आंसर है अशोक का स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीट क्या है? तो बीट का अर्थ होता है, असल में खबरें भी कई तरह की होती हैं। राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान, ये किसी भी और विषय से जुड़ी हुई। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कविता के संबंध में प्ले विद द वर्ड किसने कहा? तो आंसर है कि अंग्रेजी कवि WH ऑडेन ने कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स, यानी कि आरंभ में शब्दों से खेलना सीखें। अगला है, कवि के लिए चित्र भाषा पर किसने जोर दिया है? तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत आएगा। अब है हमारे सत्य। इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है। तो सत्य, भारत में छापाखाना की शुरुआत मिशनरियों की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए खोला गया था। तो सत्य। अगला है, मुद्रित भाषा की विशेषता अलिखित भाषा का विस्तार है। असत्य, मौखिक भाषा अनुशासन की मांग करती है। असत्य। अगला है, रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है। सत्य, उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है। सत्य, रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है। असत्य। फिर है, भारत में कंप्यूटर शिक्षा बढ़ रही है। सत्य, BBC, CNN और वाशिंगटन पोस्ट विश्व के प्रमुख शहरों के नाम हैं। सत्य। अगला है, पत्रकारों के 5 प्रकार होते हैं। सत्य। अगला है, पत्रकारिता लेखन की भाषा सरल होती है। सत्य। समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं। सत्य। नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन है। असत्य। इसके बाद है, नाटक के आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की कोई भूमिका नहीं रही है। तो ये बात भी सत्य है। तो इस वीडियो में हमने इकाई 6 के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सोल्व किए। अब हम देखेंगे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला है कि समाचार के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? तो समाचार लेखन क्या है? ऐसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, समाचार है। अतः हम कह सकते हैं कि समाचार वह है जो पाठक को प्रेरित व उत्तेजित कर दे। किसी घटना की रिपोर्ट समाचार कहलाती है। और प्रस्तुति का मतलब समाचार की हमने नॉर्मल परिभाषा देखी। समाचार लेखन यानी कि इन सभी बातों को समाचार में लिखना समाचार लेखन है, जबकि इनको मौखिक रूप से वाचक के रूप में प्रस्तुत करना समाचार का प्रस्तुतिकरण होता है, यानी इसको लिखा जाता है और इसको बोला जाता है। अगला है, जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो हमारा क्वेश्चन है अगला, जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो जनसंचार माध्यम की विशेषताएं हैं सार्वजनिकता, अत्यधिक व्यापकता, औपचारिक संगठन, द्वारपालों का नियंत्रण और प्रतिक्रिया या फीडबैक का अभाव।
तो हम देखते हैं सबसे पहले सार्वजनिकता। तो जनसंचार की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या सीधा संबंध नहीं होता, अर्थात एक ही कार्यक्रम एक ही समय में देश विदेश के अनेक नगरों में अनेक वर्गों के लोग देख रहे होते हैं। इन कार्यक्रमों में सभी की रुचि सार्वजनिक महत्व के कारण होती है। अगला हमारा अत्यधिक व्यापकता। तो जनसंचार माध्यमों की व्यापकता की संभावना करोड़ों अरबों तक हो सकती है, जैसे कि क्रिकेट का खेल या विशेष राजनीतिक या सामाजिक अवसर, इनका दर्शन करोड़ों लोग एक साथ कर सकते हैं। औपचारिक संगठन। जनसंचार के सभी माध्यम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु एक औपचारिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि समाचार पत्र विभिन्न प्रकार के समूह द्वारा चलाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान समूह, जागरण समूह, ऐसे ही प्रकाशन समूह हैं। फिर है द्वारपालों का नियंत्रण। किसी भी जनसंचार माध्यम में अनेक द्वारपाल होते हैं। ये द्वारपाल प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्धारण तथा नियंत्रण करते हैं। समाचार पत्रों के संपादक, सहायक समाचार संपादक, उप संपादक आदि ही तय करते हैं कि पत्र में कौन सी सामग्री छपेगी। ये द्वारपाल 3 मूल्यों की रक्षा करते हैं, एक तो सार्वजनिक हित, दूसरा पत्रकारिता के सिद्धांत और तीसरा है आचार संहिता। अगला है हमारा प्रतिक्रिया या फीडबैक का अभाव। जनसंचार के माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित सामग्री की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं मिलती। प्राय विविध प्रकार के सर्वेक्षणों या श्रोताओं अथवा दर्शकों के पत्रों के माध्यम से ही इनकी लोकप्रियता या अरोचकता का भी ज्ञान होता है। अब है हमारे जनसंचार माध्यम के प्रमुख दोष लिखिए। तो इसके प्रमुख दोष में पहला कि लोगों में पलायनवादी विचारधारा की वृद्धि हो रही है। दूसरा, समाज में अश्लीलता को बढ़ावा मिल रहा है। तीसरा कि अनिश्चित चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर उन्हें निश्चित साबित किया जाता है। अगला है जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार लिखिए। जनसंचार माध्यम के प्रमुख प्रकार। तो इसका पहला प्रकार है सांकेतिक संचार, दूसरा है मौखिक, अमौखिक, अंतर्वैयक्तिक और समूह संचार और जनसंचार। अगला क्वेश्चन है प्रिंट माध्यम क्या है। तो प्रिंट माध्यम प्रिंट मीडिया का आशय छपाई वाले संचार माध्यम से है। हम इसे मुद्रण भी कह सकते हैं, जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, विज्ञापन इत्यादि। जनसंचार का प्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत माध्यम समाचार एवं पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो प्रिंट माध्यम को हम मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। हमें लिखनी है प्रिंट माध्यम की प्रमुख विशेषताएं। तो पहली विशेषता हो जाएगी कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। उसे आप आराम से भी धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। पढ़ते हुए उस पर सोच विचार कर सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप उसे दोबारा पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप अखबार या पत्रिका पढ़ रहे हो तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ को उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हो। तीसरा है कि मुद्रित माध्यमों के स्थायित्व का एक लाभ यह भी है कि आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा, मुद्रित माध्यमों की विशेषता यह है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। अगला है कि अगर लिखे हुए शब्द को प्रकाशित होना है यानी काफ़ी लोगों तक पहुंचना है तो आपको एक प्रचलित भाषा में ही लिखना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रिंट माध्यम की प्रमुख सीमाएं लिखिए। तो इसकी सीमाएं इस प्रकार से होगी कि निरक्षर लोगों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं हैं। दूसरा, साथ ही मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वाले पाठकों को उनकी भाषा और ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षणिक ज्ञान और योग्यता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा है उन्हें पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और चौथा है कि वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। फोर्थ है इसका कि इसमें एक डेडलाइन होती है और उसके बाद प्रकाशन के लिए उनको स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके बाद है हमारा डेडलाइन किसे कहते हैं। तो डेडलाइन की परिभाषा हो जाएगी कि कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो प्राय समाचार पत्र हर 24 घंटे बाद छपते हैं, अतः अखबारों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। इसके पश्चात अखबार बेकार हो जाता है। अगला हमारा रेडियो की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 9वां क्वेश्चन है रेडियो की प्रमुख विशेषताएं। पहला, तो रेडियो
श्रव्य माध्यम होता है। ये निरक्षर लोगों के लिए समाचार का एक स्रोत होता है और ये सस्ता होता है तथा कम पैसे वाले लोग भी इसे खरीद सकते हैं और सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो के प्रमुख दोष अथवा सीमाएं लिखिए। तो रेडियो की पहली सीमा यह है कि इसमें हम सब इसको आगे पीछे कर नहीं सुन सकते हैं। एक बार जो हो गया सो सुन लिया हमने। इसके बाद इनके किसी यदि शब्द का अर्थ हमें समझ नहीं आता है तो हम उसे शब्दकोश में जाकर नहीं देख सकते। फिर है कि इस बीच में हम इधर उधर नहीं आ जा सकते, यानी कि हमें एक स्थान पर बैठकर ही रेडियो को सुनना होता है और रेडियो मूलतः एक रेखीय होता है। और अगर शब्दकोश में हम अर्थ ढूंढने चले जाते हैं तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, उल्टा पिरामिड शैली क्या है। तो उल्टा पिरामिड शैली, इस शैली को 3 हिस्से में वर्गीकृत किया गया है। इंट्रो या लीड, इसे हिंदी में मुखड़ा कहते हैं, बॉडी, और तीसरा होता है समापन। अगला है, रेडियो के समाचार लेखन की बुनियादी बातें लिखिए। तो रेडियो लिखते समय निम्न बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो में ऐसी सुविधा नहीं होती है। इसीलिए सरल एवं स्वच्छ शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, अत्यधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला है हमारा, टेलीविज़न की खबरों के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। तो इसका पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरा है ड्राई एंकर, तीसरा है फ़ोन इन, तीसरा है एंकर विजुअल, फिर है हमारा एंकर वाइट, तीसरा अगला है लाइव, और फिर लास्ट है एंकर पैकेज। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। ये फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ जो टेलीविज़न की खबर है उसका पहला चरण है। तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना ही दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। अगला है हमारा एंकर वाइट। एंकर वाइट क्या है। तो एंकर वाइट, वाइट यानी कि कथन, वाइट यानी कि कथन अथवा वाक। टेलीविज़न पत्रकारिता में वाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित वाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबरों को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है, जिसे हम एंकर वाइट कहते हैं। इसके बाद में हमारा लाइव के बारे में लिखिए। तो लाइव यानी कि किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी भी बड़ी घटना की दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सकें। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते हैं और बताते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, रेडियो और टीवी की भाषा में कौन कौन सी ध्वनियाँ रखनी चाहिए। तो जो हमारा रेडियो टीवी है उनकी भाषा में सावधानी रखना चाहिए कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है, और इसीलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ सके, लेकिन साथ ही साथ भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी ना करना पड़े। रेडियो टीवी में आप कितनी भी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हो, ये जांच का एक बेहतर तरीका है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोलकर पढ़ सकते हैं या नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं। इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसमें इंटरनेट मनोरंजन, ज्ञान, विज्ञान, आपसी संबंधों के आदान प्रदान करने का साधन है। इंटरनेट पर प्राचीन से प्राचीन, नई से नई जानकारी उपलब्ध होती है। इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी किसी भी घटी घटनाओं को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट से समय की बचत होती है और जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट एक वरदान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट के दोष अथवा इंटरनेट की सीमाएं। तो इंटरनेट अशिक्षित वर्ग के लिए अनुपयोगी है। इसके बाद वर्तमान में यह अश्लीलता एवं असामाजिकता का माध्यम बन गया है।
इंटरनेट अनावश्यक उपयोग से समय का अपव्यय होता है, विशेषकर बच्चों के लिए। जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं है वहाँ यह अनुपयोगी है। अगला है हमारा इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो इंटरनेट के द्वारा जब पत्रकारिता की जाती है, यानी इंटरनेट पर हम पत्र या फिर समाचार लिखते हैं, तो इसे इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। अगला है हमारा एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। हमारा क्वेश्चन है कि एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। तो हमारी जो भाषा हो वो शुद्ध व स्पष्ट होनी चाहिए, सरल सहज भावानुकूल भाषा का प्रयोग हो, आरोह अवरोह आदि का ध्यान रखकर शब्दों को सही क्रम में लिखा जाए, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग कर भाषा को समृद्ध प्रभावशाली बनाना, छोटे व सटीक वाक्य प्रभावशाली शब्दों का चयन। इस प्रकार से हम एक अच्छा लेखन कर सकते हैं। अगला हमारा पत्रकारीय लेखन क्या है। तो पत्रकारीय लेखन क्या है। तो मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। इसी के फलस्वरूप देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में हम तक पहुंचाने की कला पत्रकारिता कहलाती है और सूचनाओं का संकलन करने वाले पत्रकार कहलाते हैं। पत्रकारिता को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अतिरिक्त लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पत्रकारीय लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल सहज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। तो समाचार लेखन के 6 प्रकार। हमारा क्वेश्चन है कि समाचार लेखन के 6 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। 24वें नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आएगा क्या, किससे, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। तो ये 6 प्रकार आएंगे इसमें। अगला है फीचर कैसे लिखें। तो फीचर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी कि पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। दूसरे, कहानी को उनके ज़रिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी कि पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने ले आइए। और तीसरे, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक यह महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। चौथे, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। अगला है विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। तो अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। विशेष रिपोर्ट भी कई प्रकार की होती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा संपादकीय लेखन क्या है। इसका आंसर है कि किसी समाचार पत्र की रीति नीति के अनुसार किसी सामयिक घटना पर टिप्पणी करता हुआ लेख लिखना संपादकीय लेखन कहलाता है। यह लेख प्रतिदिन छपता है। आवश्यक नहीं है कि इसे मुख्य संपादक या अन्य कोई एक निश्चित संपादक लिखे। इसका लेखन संपादक मंडल में से कोई एक सदस्य करता है। वह निजी राय रखने के बजाय अपने अपने समाचार पत्र को आवाज़ को महत्व देता है। वह लेख समाचार पत्र का विचार माना जाता है। किसी एक व्यक्ति का निजी मत न होने के कारण संपादकीय के नीचे किसी का नाम नहीं लिखा जाता है। अगला है हमारा स्तंभ लेखन क्या है। अगला हमारा स्तंभ लेखन क्या है। तो स्तंभ लेखन विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों को लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। स्तंभ लेखन के विचार अभिव्यक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संपादक के नाम पत्र क्या है, समझाइए। तो संपादक के नाम पत्र अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इसके जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ मुद्दों पर
अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि जन सामान्यों को भी उठाते हैं। एक तरह से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सफल साक्षात्कारकर्ता के कौन कौन से गुण होते हैं? तो साक्षात्कार लेखक के अंदर निम्न गुण होना चाहिए कि सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बल्कि आप में संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होना चाहिए। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह जरूरी है कि आप जिस विषय पर जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। इसके बाद में और उन्हें इस बात के लिए भी स्पष्ट रहना है कि हमें आखिर खोजना क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछने चाहिए जो जनता के मन में हो या फिर जनता जिन क्वेश्चन के आंसर जानने में जागरूक हो। अगला है हमारा, विशेष लेखन क्या है? तो विशेष लेखन वाला अभी एक टॉपिक आया था एक शब्द एक वाक्य में, उसमें आंसर मैंने बता दिया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संपादकीय लेखन क्या है? तो संपादकीय लेखन का अर्थ है समाचार पत्र के संपादक के विचार। प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक हर रोज किन्हीं ज्वलंत विषयों पर अपने विचार व्यक्त करता है। संपादकीय लेख समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा को प्रकट करता है। इस लेख के लिए संपादक स्वयं जिम्मेदार भी होता है, इसलिए संपादक को चाहिए कि वह इसमें संतुलित टिप्पणियां ही प्रस्तुत करें। अगला है हमारा, स्तंभ लेखन क्या है? तो स्तंभ लेखन वाला मैंने आपको अभी बताया था। इसके बाद में हमारा संपादक के नाम, पत्र को समझाइए, ये भी हो चुका है। एक सफल साक्षात्कारकर्ता में कौन कौन से गुण होना चाहिए? विशेष लेखन भी हो गया। फिर है हमारा बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है? तो बीट रिपोर्टिंग यानी बीट पर जिसका जो कार्य है वो उसकी रिपोर्ट लेगा, लेकिन विशेष जो होती है उसमें सामान्य जानकारी के अलावा विशेष जानकारियों को भी सम्मिलित किया गया है, इसे विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहते हैं। अगला है, विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो विशेष लेखन के क्षेत्र हैं कार्य, व्यापार, खेल, प्रौद्योगिक विज्ञान इत्यादि। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है, विशेष लेखन की सूचनाओं के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जो आंसर 33वें क्वेश्चन का है वही 32वें का है, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा। तो इस वीडियो में हमने इकाई 7 यानी कि हमारे अभिव्यक्ति और माध्यम से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सारे सोल्व कर लिए हैं। इसमें से 5 अंक के आएंगे, एक अंक के 5 आएंगे और 2 अंक का 1 आएगा। इस प्रकार से इसमें से 7 अंक आएगा और हमारा इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो चुका है।